वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी सेगमेंट है, मौज़ूआत की तो कोई कमी नहीं है, कोशिश करेंगे जितना भी ज़्यादा कवर कर सकते हैं। जनाब ये एहसानुल्लाह एहसान का फ़रार जो था, ये बड़े अरसे से एक कंट्रोवर्सी रही है। इसके ऊपर इतने सस्पिशंस हैं, इतनी गुफ्तगू इसके ऊपर हो चुकी है, पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। मैं क्रेडिट दूंगा DGISPR के DG को कि उन्होंने इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उसकी न सिर्फ ये कि पर्दा उठाया उसके ऊपर से कि कैसे हुआ है, बल्कि अपने ही फ़ौज के साथियों के बारे में जिन्होंने फैसिलिटेट किया उसके फ़रार को, उसके बारे में बात की है। इससे पहले भी बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, अगर आपको याद हो कुछ चंद माह या शायद तकरीबन 1 साल पहले जो सज़ाएँ हुई थी बहुत सीनियर रैंक के लोगों को, ये जो दावा किया जाता है कि जी फ़ौज के अंदर अपना एक सिस्टम है एहतसाब का, अपना एक सिस्टम है चेकअप और उसका, ये उसके सबूत है। मैं समझता हूँ इस एतबार से शायद जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं वो सेफ़ क्वार्टर्स में हैं कि वहाँ कोई आदमी कौम के साथ खिलवाड़ करके या कौम के दिफा के साथ खिलवाड़ करके फिर आराम से नहीं रह सकता। एक अच्छी बात यह है बुखारी साहब कि ये जो एम्बिग्विटी थी ना सारी की सारी, आज DGISPR ने रिजॉल्व कर दी। इसका क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये देखिए कि जब तक आप अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, खुद अपने लोगों को जो इस काम में मुलव्वस होंगे, यानी ये कहना कि हमारे अंदर कुछ खराबी नहीं है, ये उसकी नफी है ना। मान रहे हैं ना कि हमारे अंदर भी कुछ इंटरनल फेलियर हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बड़ी अच्छी जो बात है, एक ट्रेंड सेट किया है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में अपने अंदर उन्होंने बात की, मीडिया के सामने ताकि पूरी कौम को भी पता लगे कि भाई ये जो साथ ये भी कह दिया कि जिन लोगों के खिलाफ ये इल्जामात हैं, जिन लोगों ने उनको बाहर निकाला है, उनको फैसिलिटेट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और ये मैं समझता हूं कि मैसेज भी होगा पूरी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी कि वो फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में भी इस बात को जहन में रखेंगे कि अगर कोई हम ऐसी हैंकी पैंकी करें तो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने जेल का दरवाजा खोल दिया, एक ऑपरेशन में वो पार्टिसिपेट कर रहा था और वहां से अनगार्डेड तरीके से वो उसको किसी ने फैसिलिटेट किया ना। और ये जो है ना, ये इल्जाम नहीं है, ये उन पर जिम्मेदारी डाली जा रही है कि क्यों आपके होते हुए जो इतना अहम जो टारगेट था, प्राइम टारगेट था, वो कैसे फरार हो गया। ये मैं समझता हूँ एक अच्छी इब्तिदा है, अच्छी रवाज है और इसका क्रेडिट यकीनी तौर पे देना चाहिए। अब आ जाए जनाब, आपका और मेरा फेवरेट जो फैसल वावडा साहब है, वो सबकी फेवरेट है भाई। जो मर्जी इलेक्शन कमीशन ने कर लिया है, 20-25 पेशियों पे वो नहीं आके दिए, जो मर्जी कर ले। हालांकि इतने हीनियस चार्जेस हैं उनके खिलाफ, चाहे वो बाहर कंपनियों के हवाले से हैं, चाहे उनकी ड्यूअल नेशनलिटी के हवाले से हैं। आप मुझे ये बताएं ये रवैया क्या है? पहले तो मुझे आप ये बताएं कि क्यों उनकी अपनी टॉप लीडरशिप जो है उनको ये नहीं कह रही कि भाई आप जाके फेस करें। अकबर एस बाबर जो है वो चिल्ला के कह रहा है। लेकिन ना फैसल वाडा साहब जो है वो साबित हो गया ना कि लाडले हैं। जब वो लाडला मैं कहता हूं तो इससे मुराद ये है, पूछ लूंगा आपसे किसके लाडले सर। मैं देखे ना, जब लाडला है तो इसका मतलब है कौमी असम्बली से निकालकर सेनेट में लाना, ठीक है ना, और फिर उनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन लेना। यहाँ रुकना पड़ेगा, इसलिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्टांस है एहतसाब के हवाले से, क्लैरिटी के हवाले से, वो जो शफाफियत है उसके एतबार से, तो फैसल वावडा के बारे में उनको पता नहीं है कि क्या सूरत हाल है। उनको एक जगह से जहाँ वो डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर रहे हैं वहाँ से उठा के फिर आप सेनेट में, एक है सियासी फैसला, एक है लीगल फैसला। सियासी फैसले में मैं आपके साथ हूँ जो बात आप कर रहे हैं। लीगल फैसले में अब उनका मामला कोर्ट के अंदर है, अगर वो नहीं आ रहे, मुसलसल नहीं आ रहे, तो कोर्ट को अपना फैसला सुनाना चाहिए, एक बात। और अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको सेनेट के लिए अहल करार दे दिया है तो ये तो कानूनी नुक्ता नज़र है, इस पर आप मैं क्या कर सकते हैं। लेकिन जो सियासी बुनियाद के ऊपर बात हो रही है, जो बात आपने की है, वहां ये सवाल जरूर प्राइम मिनिस्टर पे उठता तो है ना। लोग सवाल तो करेंगे, पार्टी के अंदर से भी सवाल हो रहे हैं, पार्टी से बाहर से भी लोग सवाल। एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर नैब का केस है, एक ऐसा बंदा जिसकी बाहर जायदादें हैं, एक ऐसा बंदा जिसने मिस स्टेटमेंट किया हुआ है फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर पे, वो तो इन है। और परवेज़ रशीद साहब मतलब ढंग के आदमी हैं, आपको पता है वजीर भी रह चुके हैं, उनको आपने बाहर कर दिया। एक छोटे से सर वो छोटा सा तो नहीं है, खैर 4 साल से एक मुकदमा मामला चल रहा था। 4 साल में हुकूमत को होश नहीं आई कि उनसे पैसे मांग रहे हैं ना। हुकूमत को तो होश नहीं आई, खुद परवेज़ रशीद को भी होश नहीं आई ना। देखिए वो तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो किसी ने नोटिस ही नहीं दिया। किनको? वो उनको ये पता था 5 लाख की बात हुई, अब वो 95 लाख हो गए। ये तो पता था ना कि वो उसमें रहे हैं, खुद ही उन्होंने इकरार किया ना, उनकी फैमिली भी रही है ना। तो जब वो रहते हैं, जब आप निकलते हैं किसी जगह पर ठहर के, आप बिल की पेमेंट नहीं करते। देखिए उन्होंने रिट कर दिया इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। चले जाएं, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं एक टेक्निकल तरीके से आउट हुए ना, वो टेक्निकल बुनियादों पे, टेक्निकल नॉकआउट कहे ना, वही टेक्निकल बुनियादों पे ही आउट हुए ना, नॉकआउट कह लें आप उनको। नॉकआउट देखिए, हर हुकूमत जो है या हर सियासी फरीक अपने मुखालिफ के खिलाफ एक, अब वो अबड़ो साहब जो हैं वो भी आउट हो गए टेक्निकल तरीके से। लेकिन आप ये देखें कि उसको जिनके बारे में इल्जाम लगाया कि 35 करोड़ रुपए की टिकट बेची है,
वो 35 करोड़ अगर मान ली जाए कि बात सच है, वो तो हजरत चले गए बाहर, अब वो चलेंगे अदालत में जाएंगे, क्या होता है? देखा ना, दो बातें इस हवाले से मुझे कोट करनी है। एक तो ये कि मरीम नवाज ने कहा कि वो हमारे आईज एंड ईयर्स हैं, हमारी पार्टी के लिए बहुत अहम है और वो तो एक जद्दोजहद का नाम है। और दूसरी तरफ से खुद परवेज़ रशीद साहब का जो बयान है कि मुझे जिन्होंने बाहर रखा है मैं जानता हूँ अच्छी तरह से उनको, ये भी हवाला मैं इसकी तफसील में तो जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अगर इस तरीके से क्लैरिटी के साथ देखें ना, अगर शफाफियत हो, यानी अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी हो कि एक आदमी ने डिफ़ॉल्ट किया है तो उसको जाना चाहिए, ये जो एम्बिगुअस सी सूरत हाल है ना, उससे जो है शक व शुबात बढ़। लेकिन हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है सारा का सारा, उसके अंदर 100% तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारे जो फैसले, लीगल फैसले होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, उसमें एम्बिग्यूटीज तो मौजूद है। मसलन मिसाल के तौर पे फ़खर इमाम साहब का केस आपको याद होगा, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एक अपना इलेक्शन हारने को चैलेंज किया, वो आज तक फैसला नहीं आ सका। अब 2 इलेक्शन भी गुजर गए। अगर आपके अदालती निज़ाम के अंदर, आपके इलेक्शन के कमीशन के मामलात के अंदर ट्रिब्यूनल्स के मामलात जो हैं वो सालों साल पड़े रहेंगे, उसमें शफाफियत पैदा नहीं करेंगे, उसमें आप सबके लिए एक ऐसा असूल तय नहीं करेंगे जिससे शफाफियत को मेंटेन किया जा सके, तो फिर ये सवालात बहुत से हवाले इस एतबार से दिए जा सकते हैं। साहिवाल का आपको पता है, ओपन डे मर्डर, सियालकोट उससे पहले सियालकोट, सानिया मॉडल टाउन पकड़ लें, मॉडल टाउन पकड़ लें। तो अगर हमारे जुडिशल सिस्टम का हाल ये है कि वहाँ फैसला होना ही नहीं कोई, तो मुझे बताइए ये सोसाइटी कैसे सुधरेगी? वही तो कल आपने जो बात की थी जस्टिस अपना कासिम साहब की, लाहौर हाई कोर्ट के जो है, वही बात है। देखिए मैं दादा केस करे तो पोता जो है वो, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के अंदर जो टॉप इस वक्त इशूज है ना नेशनल कॉन्टेक्स्ट में, उसमें एक इशू, मैं ये नहीं कहता कि नंबर 1, मैं ये कहता हूँ एक बड़ा, मगर बहुत बड़ा इशू जुडिशल सिस्टम है। और आपके यहाँ जब तक जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं होंगी उस वक्त तक आप इन तमाम लोगों को अकाउंटेबल भी नहीं कर सकेंगे। देखिए, जो ताकत की बुनियाद पे कानून को अपने हाथ में लेते हैं और कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, कानून के साथ अपनी मदद के, अपनी मर्जी के फैसले निकालते हैं, तो फिर वो अदालती निज़ाम वीक होता है। देखें ना, अदालती निज़ाम के बारे में कितने रिफ्लेक्शंस हमें मिलते हैं सुबह से शाम तक। अब वो अकबर एस बाबर साहब जी देख ले, वो ये कह रहे हैं कि मैंने सीधा सीधा केस किया था एक। अब स्क्रूटनी कमेटी कह रही है कि जहाँ वो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो रिकॉर्ड है उसको आप खुफिया रखें। भाई क्यों खुफिया रखें? उससे अगला मामला चले ना, मामले तहरीके इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में, इधर से पीटीआई चली गई दूसरी जमातों के बारे में, पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी, उधर से हाफिज हुसैन अहमद आ गए, उन्होंने कहा जी मैं तो गवाह हूँ, लिबिया से पैसे लिए, मौलाना फजलुर रहमान ने इराक से पैसे लिए। इसके अंदर भी लोग तफरीक निकालते हैं कि मुसलमान मुल्कों से पैसे लेना अपनी प्रोजेक्शन के लिए, अपने मदरसों के लिए, वो एक जो मुमकिन है जुर्म ही हो, लेकिन वो एक बात है। और अगर पैसे आए हों इजराइल से और हिंदुस्तान से, सवाल ये कि पैसे किस मकसद के लिए आए हैं? तो मकसद छोड़ दें, आप उसका फर्क ना मिटाएं, इसका फर्क रहने दें। सर मतलब ये है कि आपने वो बीच में से जैसे कहते हैं ना एक थोड़ा सा स्पेस निकाला है, मैंने नहीं निकाला। वो अगर इस्लाम के नाम पे पैसे आए तो ये बात की सियासत की बुनियाद पे एक और ये बात की जा रही है, मैंने नहीं। सर वो कहने वाले इसलिए कर रहे हैं कि हर एक अपने अपने लिए जस्टिफिकेशन नोट निकालता है ना, वो जस्टिफिकेशन नोट जो है वो मैं भी निकालूंगा, हर बंदा निकालेगा, तो फिर यही होगा। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, इस केस का फैसला नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए, मैं तो कहता हूं, और सारी पार्टियों के साथ होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली बुखारी साहब, पॉलिटिकल पार्टीज के जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, ये हमेशा से एक ग्रे एरिया रहा है। हमें नहीं पता चलता पैसे कहां से आते हैं, कौन पैसे देता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं है। यहां तो ये भी सूरत हाल रही है कि पार्टी को जो फंड मिलता है ना, वो पार्टी फंड में आने की बजाय कुछ लोगों के इंडिविजुअल अकाउंट में भी जाता है। देखें वो बिल्कुल जाता है, लेकिन मुझे आप ये बताएं, मुझे एक ग्रीवांस है, मैं कोर्ट में चला जाता हूँ, जिसके खिलाफ मुझे ग्रीवांस है वो कहता नहीं जनाब मैं अपना हिसाब बाज देंगे, पहले अनदा भी लो। ये क्या ये क्या रवैया है? साहब आप देखें ना, ये फैसला ये हमारे जुडिशल सिस्टम का की कसम पुरसी का तो सर मैं ये तो कह रहा हूँ ना, फैसला तो अब अदालतों ने करना है ना। अगर पीटीआई जो है उसका फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जुर्म साबित हो जाता है, तो अब ये अदालतें करें ना फैसला। मैं भी तो आपके साथ यही बात कर रहा हूं, अदालतें बाकियों का भी करें ना। प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह से दावे के साथ कहते हैं कि नैब के केसेस का फैसला फौरी तौर पे होना चाहिए, उन्हें भी कहना चाहिए ना कि यार इसका फैसला करो भाई, फॉरेन फंडिंग के अंदर क्या है, जब कुछ है ही नहीं तो फिर डर काहे का है? सर सवाल मुझे बताया 6 साल क्यों लगे इसको? सर सवाल ये है कि वो 6 साल ये पहले इसलिए लग गए, पहले तो इस बात पे बहस हुई कि ये इलेक्शन कमीशन इसको सुनने का मजाज है भी या नहीं है। पहले तो ये टाइम हो गया, फिर उसके बाद हो गया कि इलेक्शन कमीशन आ गया कि जी हाँ जी मजाज है। उसके बाद वो चले गए जी इसको पीपल्स पार्टी और पीएमएन के साथ जोड़ दिया, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसमें तारीखों पे तारीखें, कभी पेश नहीं होना वकील, कभी किसका वकील पेश नहीं होना। फिर उनसे कहा कि पीएमएल 4 दफा जो पीटीआई की लीडरशिप है उसने मुतालबा किया कि इसकी प्रोसीडिंग को सीक्रेट रखें। ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये बात तो इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया था ना कि इसको ओपन कर दे,
प्रोसीडिंग को फिर करा किया- दें। नहीं किया क्यों नहीं फिर? ये तो अदालत ने करना है, इमरान खान साहब ने करना है। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। रोज़ाना हम बैठ के यहाँ पर सियासत की बात करते हैं, ये तो होती रहेगी। मुल्क की सियासत में आजकल जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। कहीं हमें डस्का जैसे वाक़यात मिलते हैं, तो कहीं सेनेट के हवाले से जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, जो कंट्रोवर्सी इस वक्त जमातों के बीच है, वो सब कुछ हमारे सामने है। आज तक का जो था वो हमने आपके सामने पेश कर दिया। मुझे और सलमान आबद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।